नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 इकाई 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन तमाम एग्जाम्स में समान रूप से लाभदायक सिद्ध होगी जिनमें भी इन आयोगों से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो कि है किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग को पृथक कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए। दोस्तों, आपको संविधान संशोधन का नाम बताना है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दो अलग अलग आयोग नहीं थे। पहले इनका नाम संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग हुआ करता था। तो दोस्तों, वर्ष 2003 के एक संशोधन के माध्यम से, जिसको हम 89वां संविधान संशोधन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, तो दोस्तों इसके माध्यम से वर्ष 2004 में इन दोनों आयोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से पृथक पृथक कर दिया गया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इस प्रक्रिया को किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 89वां संविधान संशोधन, प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी। दोस्तों, यदि आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक बार हमारी आयोग से संबंधित पुस्तक का थ्योरी वाला सेक्शन भी देखें। अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने आपके लिए पूरा पाठ्यक्रम कवर कराने का प्रयास किया है, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो आप एक बार हमारी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को ही, और दोस्तों इसी दिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी हुई थी, क्योंकि 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 2004 में ही इन दोनों आयोग को पृथक पृथक बना दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, 19 फरवरी 2004, प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है वह कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद को। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न, की अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। कंफ्यूजन या जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ के आपको गलत आंसर पर टिक नहीं करना है। तो आप जल्दबाजी करने से एग्जाम में बचें। यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। और दोस्तों, अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, आप यह बात भी ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत
कार्य करता है या किस मंत्रालय के अधीन आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। आप इन सारी बातों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन होता है, वह ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़िए, यहां पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न 4 विकल्पों में से किस स्थान पर स्थित नहीं है? दोस्तों हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, लखनऊ, चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, अनुसूचित जाति आयोग के कार्य और कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति आयोग के जो कार्य एवं कर्तव्य हैं, इनका वर्णन या उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इनके कार्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 5 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 5 प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, अनुसूचित जाति आयोग के किस क्षेत्रीय कार्यालय में मध्य प्रदेश शामिल है? दोस्तों आपको बताना है कि हमारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के किस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश हैदराबाद कार्यालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों अस्पृश्यता का तात्पर्य है छुआछूत। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। और दोस्तों आपको एक बात भी ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। आपको आवश्यक रूप से अनुच्छेद 17 को ध्यान रखना है, इसका संबंध अस्पृश्यता से है। प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें आप, ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को किस का दर्जा प्राप्त है? हम सभी जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ आप इस आयोग के उपाध्यक्ष के दर्जे को भी याद रखें, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है? दोस्तों प्रश्न ही बन गया है। अभी हमने चर्चा की है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के समान दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य मंत्री प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होना चाहिए? तो दोस्तों यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों यह कथन सही है। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। दोस्तों यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चूंकि दोस्तों ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी की भी चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, कथन ए जो कि है अनुसूचित जाति का सदस्य, कथन बी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, 65वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 65वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन को लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1990 प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि 65वें संविधान संशोधन का संबंध किस विकल्प से है, तब आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से 65वें संविधान संशोधन का संबंध है। आपको संयुक्त रूप से भी नाम लिखा मिल सकता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो आपको इनमें से किसी भी विकल्प में कंफ्यूज नहीं होना है। जो विकल्प आपके लिए प्रश्न की डिमांड में सबसे करीब लगे, आपको उस विकल्प को टिक करना है और अपने प्रश्न में सही नंबर पाना है। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को अपने पद पर कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को इनके पद पर केवल 2 बार या अधिकतम 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 बार प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17, अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में सुमेलित है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 कूट दिए गए हैं, आपको इनमें से सही कूट का चयन करना है। कूट 1 में लिखा हुआ है अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों यह कूट गलत है, क्योंकि अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कूट 2 में लिखा हुआ है उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों यह भी गलत है, क्योंकि उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
कूट 3 है, सदस्य को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल कूट 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 3 प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जो भी वार्षिक रिपोर्ट होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है, उस गलत कथन की आपको पहचान करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों यह कथन सही है, चूंकि ऑप्शन में असत्य कथन पूछा गया है इसलिए यह हमारे प्रश्न का सही जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है, यह कथन भी सही है, हमें असत्य कथन पहचानना है। ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है। तो दोस्तों यह कथन गलत है और हमारे प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब भी है कथन डी, सलाह ना मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। दोस्तों कथन डी भी सही है। दोस्तों जो भी रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है तो संसद इस रिपोर्ट में दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद को इस बात का कारण जरूर बताना होता है कि वह उस रिपोर्ट को क्यों नहीं मान रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहा है। तो दोस्तों 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। सूरजभान, बूटा सिंह, पीएल पुनिया, राम शंकर कोरिया। तो दोस्तों यहाँ पर चारों व्यक्ति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष 2 बार बन चुके हैं, आपको बताना है इनमें से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। तो दोस्तों पीएल पुनिया ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। पीएल पुनिया ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 21 की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो अब आपको बताना है कि क्या दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं, कोई एक कथन सत्य है, इस बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथन 1 से। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। तो दोस्तों यह कथन तो पूर्णतः सत्य है। कथन 2, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संदर्भ में भी या अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा और संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई भी बात नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए केवल 1 प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? यहाँ पर 3 कूट दिए हुए हैं जिनमें शक्तियों के बारे में बताया गया है, आपको बताना है शक्तियों के संबंध में कौन सा कूट सत्य है।
तो दोस्तों कूट 1 में लिखा हुआ है अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न की जांच करना। दोस्तों यह कथन सत्य है। किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है। दोस्तों यह कथन भी सही है। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों यह कथन भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। एक कथन सही है, 2 सही हैं या तीनों सही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथन 1 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों यह कथन सही है। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है। दोस्तों यह कथन भी सही है। अनुसूचित जाति सदस्य के साथ राजनीतिक और क्षेत्रीय सामाजिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति सदस्य के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता रहा हो ऐसे व्यक्ति को हम अध्यक्ष बनाते हैं। यह कथन भी सही है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 में आपको उस अनुच्छेद के बारे में बताना है जिसके तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 244(1) ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 244(1) प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कर्तव्यों के बारे में विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना। दोस्तों यह कार्य या कर्तव्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का है, इसलिए कथन 1 सत्य है। कथन 2, अनुसूचित जातियों के संरक्षण सामाजिक तथा आर्थिक विकास की निगरानी करना। दोस्तों यह कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही। प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं। हमें बताना है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री इस मंडल की अध्यक्षता करते हैं। और दोस्तों इस मंडल का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत किया गया। प्रश्न क्रमांक 27, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इनके वेतन भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किस राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों आपको बताना है, एक बार मैं फिर से प्रश्न को रिपीट करता हूं। हाल ही में विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किस राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इन्होंने पंजाब राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी पंजाब प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने चर्चा करी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार के वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों शेयर जरूर करें आप हमारे वीडियोस को, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
उपलब्ध करवाई हुई है। यदि आप इस पुस्तक को परचेस करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को परचेस करने के लिए भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इस पुस्तक को भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। उम्मीद है कि जल्द ही एमपीपीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों लगे रहें 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। यूनिट 10 एक ऐसी यूनिट है जिसको यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इस बात की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं कि उसमें से आया हुआ एक भी प्रश्न, या यूं कहें कि 99% क्वेश्चंस को आप सही अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ आप यूनिट 10 को कवर करें, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें दोस्तों, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।